नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए फिर से पुनः 2018 में पूछे गए सभी साइंस के सवाल आपके लिए लाया गया है। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 क्या है? अणु शब्द किसने प्रतिपादित की? तो अणु शब्द, ठीक है, यानी कि तत्व के सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं, ठीक है, और यौगिक के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं, ठीक है। तो अणु की एक परिभाषा और भी है कि कोई पदार्थ या तत्व के छोटे कण को हम अणु कह सकते हैं, ठीक है। तो उसने बोला है कि अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। तो ऑप्शन है जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, डेमोक्रिटस और थॉमसन, ठीक है। तो आप जानते हैं थॉमसन ने क्या किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया, परमाणु वर्ड नहीं दिया, परमाणु कैसा होता है, परमाणु में क्या होता है, ये सब जॉन डाल्टन ने बताया था, ठीक है। बच गए डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस एक दार्शनिक थे, उन्होंने भी ऐसा ही माना था जैसा कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक और ऋषि मुनि कणाद जो माने थे कि परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसे उन्होंने परमाणुस कहा था। तो उन्होंने भी ऐसा ही माना था डेमोक्रिटस ने। तो इसलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ गए हैं? चलते अगले सवाल पे। और ये सभी सवाल 2018 में पूछे गए हैं, आगे पूछने की संभावना है। आप अच्छी तरह से इसका रिवीजन कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। न्यूलैंड्स का ऑक्टेट सिद्धांत केवल डैश तक ही लागू होता है। तो यह देखिए क्वेश्चन जो है, यह जो है आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन है। आवर्त सारणी को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगले कुछ वीडियो में आगे चल के मैं आवर्त सारणी पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो आवर्त सारणी में क्या होता है? न्यूलैंड्स ने एक ऑक्टेट नियम दिया, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्टेट नियम आवर्त सारणी में किसने दिया? इनका जवाब हो जाएगा न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने ऑक्टेट नियम दिया। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक 8वां तत्व जो होता है पहले तत्व के समान गुण वाला होता है। जैसे सा रे गामा होता है ना, इसमें पहला जो होता है 8वां होता है वह सेम होता है, वही बात कहा था। तो इन्होंने जब कहा था तो इसमें एक क्या प्रॉब्लम आ गया कि इनके द्वारा कहा गया सारे सिद्धांत जो कहा था वह कैल्शियम तक ही लागू होता था, यानी हल्के तत्व तक ही लागू होता था। उससे ज्यादा गया बस गड़बड़ हो गया, इसलिए इनका सिद्धांत खत्म हो गया। तो इसलिए क्या हुआ? न्यूलैंड का ऑक्टेट सिद्धांत क्या है? कैल्शियम तक ही लागू होता। ऑप्शन नंबर बी में कैल्शियम है। बात समझ गए हैं? चलते हैं अगले। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे न्यूटन ने गति का नियम दिया था, ठीक है। गैलीलियो ने उसको सिद्ध किया था। इस सब जो बात किया था, तो आप उस बुक में देखिएगा कि एक निर्वात में, यानी कि एक कांच का ट्यूब लेके उसमें एक पंख को गिराया जाता है। उसमें 2 चीज रखा जाता है, एक पंख वाला चीज और एक मोती जैसा चीज रखा जाता है। जब उल्टाया जाता है तो दोनों एक साथ गिरता है, नहीं तो उससे साबित हो जाता है कि निर्वात में अच्छी तरह से गिरा जा सकता है। जब वही आप क्या कीजिए, आप हवा में अगर कुछ गिराइए तो हल्का चीज देर से आएगा, थोड़ा सा भारी होगा वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि बाहर में हवा का घर्षण भी होता है, निर्वात में कोई घर्षण नहीं होता है। इसलिए क्या हुआ? मुक्त रूप से गिरना केवल और केवल निर्वात में ही संभव हो सकता है, हवा में भी नहीं, जल में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं। इस सवाल का आंसर क्या हो गया? मुक्त रूप से गिरना निर्वात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है, जिन पदार्थों के गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं कहलाती है, ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें गंध होता है, तो गंध से संबंधित पदार्थ, जैसे ही सवाल में गंध आ गया, गंध से संबंधित पदार्थ का नाम बोला, तो वह से संबंधित पदार्थ को ऑल्फैक्टरी कहते हैं, ठीक है, जिसमें संबंधित होता है गंध से, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी सूचक ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। समझ गए हैं? अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कौन सा उच्च ताप पर आसानी से ऑक्सीकृत जलता नहीं है? तो उच्च ताप माने कि बहुत ताप, माने जलेगा आसानी से नहीं, मतलब कि
ये जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से इनमें से सबसे मतलब कि देरी से जलेगा, मतलब आसानी से नहीं जल पाएगा, यह पूछ रहा। तो देखिए कुचालक, कुचालक का मतलब होता है जिसमें बिजली पास नहीं कर पाए। मिश्र धातु का मतलब होता है कम से कम दो धातुओं का मिश्रण होना चाहिए। अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर, यानी कि बिजली को पास करने दे, यानी एक विशेष ताप पर वह क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है उसमें चालक मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। और सुचालक का मतलब आप जानते हैं जिसमें बिजली पास कर सके। तो इसमें से होता है मिश्र धातु एक ऐसा चीज है इसमें से कि उच्च ताप पर भी आसानी से नहीं जलता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टंगस्टन का गलनांक होता है। तो टंगस्टन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा गया है उसका गलनांक होता कितना है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो लगभग 3300 डिग्री के आसपास होता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में पूरा एग्जैक्ट दिया है 3380, यानी कि आप याद भी करके आप गड़बड़ा जाइएगा। तो इससे अच्छा है इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरह से एकदम रट्टा मार लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वह जो होता है आपका 3380 यानी कि 3380 होता है। आप ध्यान में रखिए बहुत अच्छी तरह से, 3380 होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब आप टंगस्टन की बात करते हैं तो इससे एक और भी क्वेश्चन बनता है कि आपका जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है। उसका जो फिलामेंट होता है वह भी टंगस्टन का होता है। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी धातु कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 1 नंबर में है ब्रोमीन, 2 नंबर में लेड, सी नंबर पारा और डी नंबर है टंगस्टन। तो आप देख रहे हैं जैसे आप इसके तुरंत ऊपर एक क्वेश्चन देखे थे जिसका नाम था टंगस्टन। तो आपने देखा कि टंगस्टन होता है बिजली के बल्ब में। आप बिजली का बल्ब का फिलामेंट समझते हैं, बिजली के बल्ब के अंदर में जो स्प्रिंग जैसा होता है उसको ही फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। तो वो फिलामेंट कभी भी आप देखे हैं कि वह पिघला हुआ रहता है यानी द्रव अवस्था रहता है, तो ऐसा नहीं। तो टंगस्टन इसका आंसर नहीं है। तीसरा बात है जो है ब्रोमीन। ठीक है। तो ब्रोमीन अधातु होता है। ब्रोमीन क्या होता है, अधातु होता है। इसने क्या पूछा है, धातु पूछा है। ठीक है। तो कक्षीय ताप, कक्षीय ताप का मतलब होता है आपका कमरा, कमरे के ताप पर कौन सा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में रहता है, वह एक एकलौता पदार्थ है, एकलौता धातु है जिसका नाम है पारा। इसका संकेत होता है Hg। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देते हैं, इन्होंने जो बोला है कि धातु है, अगर इसी क्वेश्चन में उल्टा के बोल देता अधातु तो वह भी एक लौता अधातु है जिसका नाम है ब्रोमीन, जिसका नाम है ब्रोमीन। जब अधातु बोले तब, धातु जब आपको बोले तब आपका आंसर पारा हुआ, अधातु आपका बोले तब आपका आंसर ब्रोमीन हुआ। समझ गए बात को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यानी के जो होता है, तो यह होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योगफल जो होता है उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन किसमें है देखते हैं। कार्य करने की दर, इसको यांत्रिक ऊर्जा नहीं कहते हैं। यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी में यही बात है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, विक्टर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। आपको ऑप्शन देखना है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, एनिमेलिया है, पोस्टीजा है। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि विक्टर ने 5 किंगडम क्या क्या विभाजित किया, जिसमें से 5 का नाम आपको याद होगा तभी आप छांट पाइएगा कि इस 5 में से कौन नहीं है। ठीक है।
तो विक्टर ने एक किंगडम दिया जिसका नाम था प्लांटी, एक किंगडम दिया जिसका नाम था मोनेरा, और बाकी जो 3 है इस ऑप्शन में ही है, ध्यान दीजिए। फंगी इन्होंने विक्टर ने दिया था, एनिमेलिया विक्टर ने दिया था, पोस्टिडा विक्टर ने दिया था। तो 5 आप देख लिए, ठीक है। एक प्लांटी होता है, एक मोनेरा होता है, बाकी 3 ये है। तो 5 का नाम आपको याद रखना है, और इसके अलावे जो भी होगा वह विक्टर द्वारा नहीं दिया गया होगा। इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। समझ गए बात को? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका वह क्या है? 10 नंबर। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो कोई भी धातु जो होता है, ठीक है, पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है। आपको एकदम याद कर लेना है, पानी के साथ कोई भी धातु जब अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी। तो किस ऑप्शन में है? क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन होता है, O2 ऑक्सीजन होता है, H2 हाइड्रोजन होता है, N2 नाइट्रोजन होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के बाकी सभी के वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। क्वेश्चन नंबर 11, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? इसका मतलब हुआ सीधे आपसे पूछ रहा है शक्ति की परिभाषा दीजिए। तो शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण में क्या कार्य को शक्ति नहीं कहते, कार्य करने की दर। तो जिस ऑप्शन में दर वाला बात है उसमें देखिए। ठीक है, देखिए सीधा लिखा हो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। ठीक है, तो दर इसी ऑप्शन में है। अगला किसी ऑप्शन में दर की बात नहीं किया। भार बढ़ाने में आरोपित बल बोल रहा है, 1 मिनट में किया गया कार्य, तो ऐसा नहीं होता। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, यानी कि शक्ति को P से डिनोट करते हैं तो P बराबर होता है W/T। ये फॉर्मूला भी आप रट्टा मार लेंगे। P बराबर क्या होता है? W/T, यानी कार्य करने की दर। इस ऑप्शन में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हैं? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो क्या है वह है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, जब कोई भी धातु आप अपने घर में रखिएगा, धातु देखिए नॉर्मल धातु जो सामान्यतः आपको हमेशा दिखता होगा। देखिए लोहा है आपके घर में, आप घर बनाते हैं तो सरिया लाते हैं। ठीक है, तो लोहा आपके घर में लोहा का बहुत सामान भी होता है। ठीक है, बाल्टी वगैरह होता है, तो उसको पानी में यूज करते हैं। नमी का मतलब क्या हुआ? आर्द्रता, मतलब कि नमी जैसा कुछ भी चीज होता है तो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? जंग लगना। लोहा में है तो जंग लगना कहते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से किताबी भाषा में इसका क्या नाम है वह देखिए। तो बोल रहा है कि आसपास नमी या एसिड से प्रभावित हो जाएगा तो ऑक्सीजन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अपचयन नहीं हुआ। अम्ल वर्षा तो ऊपर से होता है, SO2 के कारण, NO2 के कारण होता है। ठीक है, N2O के कारण होता है, सॉरी। तो आप देख लीजिए, संक्षारण इसका नाम है किताबी भाषा में, जिसको आप जंग लगना ठेठी में कह सकते हैं। ठीक है, तो वह क्या होता है? संक्षारण होता है। ठीक है, समझ गए हैं? अगला जो क्वेश्चन है वह बिल्कुल बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है यह आप जानते हैं। पौधे अपने लिए क्या करता है? भोजन निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके लिए बोल रहा है कि आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता, यानी पौधे को क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। तो पौधे को क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, सवाल ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने पूछा किसकी आवश्यकता नहीं होती है। आपको हाँ वाला याद होगा तभी तो पता चलेगा कि नहीं कौन सा होता है। ठीक है, तो उसने पूछा कि नहीं वाला बताइए, नहीं वाला। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल किसमें होता है? पत्तियों में होता है। पत्तियों का रंग जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी।
कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो वहां से बनता है, अगर ऑक्सीजन रहे कि नहीं रहे प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है किसकी आवश्यकता नहीं होती है, इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है, इसका जवाब होता है लाल रंग में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में होता है, प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, क्यों? क्योंकि सूरज का प्रकाश दिन में ही आ सकता है, रात में तो आ नहीं सकता, ठीक है। इस बात को समझ गए हैं, तो अब चलते हैं आगे, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपका है क्या, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्षार इवेंट से निर्माण होने वाला जो क्या होता है वह आपका जो होता है डीएनए आरएनए प्रति, ये नहीं होता है, डीएनए प्रति यह भी नहीं होता है, एमआरएनए यह होता है। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला जो है वह देखते हैं, अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 15, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, ऑप्शन आपका है त्वरण, संवेग, काट और भार, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन में ये त्वरण, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। संवेग जो होता है P बराबर m भी होता है, ठीक है। और भार जो होता है एक प्रकार का बल होता है, इसने बोला है बल और विस्थापन, तो इसमें विस्थापन तो है नहीं, तो कार्य हो गया बल और विस्थापन। आप याद भी कर लीजिएगा कि W बराबर होता है FS, F मतलब हुआ बल, S मतलब होता है विस्थापन, यह भी फॉर्मूला आपको काम करेगा, ठीक है। W बराबर FS, इसे ही कहते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ठीक है। आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें आपको न्यूमेरिकल पढ़ाया गया था, उसमें क्या है आपको ऐसे ऐसे बहुत से फॉर्मूला पढ़ाया गया, क्योंकि फॉर्मूला पे आपका न्यूमेरिकल था, ठीक है। आप पीछे जाके न्यूमेरिकल का वीडियो देख सकते हैं, आगे और भी आपको न्यूमेरिकल का वीडियो मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है, ठीक है। तो इसके लिए आपको आवर्त सारणी का अध्ययन करना पड़ेगा, आगे आपको आवर्त सारणी का वीडियो आएगा, ठीक है, आप उसको देखिएगा, अभी आप याद कर लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका अभी निश्चित स्थान मेंडलीव के आवर्त सारणी में नहीं मिला है, ठीक है। अभी तक किसी ने नहीं इसका निश्चित स्थान किया है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हैं, तो इस सवाल का आंसर मैंने नहीं मारा था, सी था कार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वह आपका है 17, कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, जिस सवाल में नहीं वाला बात होता है वह सवाल जब आप स्क्रीन पे पढ़िएगा आपका दिमाग यहाँ से स्किप कर जाएगा, यानी नहीं को नहीं रीड कर पाता है, इसलिए आप कृपया सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसने बोला नहीं, तो किसने बोला सरल अस्थाई नहीं है, इसका मतलब सरल वाला उत्तक नहीं है, कॉम्प्लेक्स जटिल उत्तक है। तो आप देखिए कोलेनकाइमा सरल वाला है, कैम्बियम सरल वाला है, सिस्टस भी यह भी सरल है, तो जाइलम आपका क्या है, वह आपका कॉम्प्लेक्स उत्तक है, ठीक है, यानी कि जटिल उत्तक है। तो इस सवाल का आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, वह है लैंगिक प्रजनन के द्वारा जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कि जब आप लैंगिक जनन करवाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल को जब मिलाते हैं तो उसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिश्रण होता मिलता है, तो वो जो बनता है उसको क्या कहते हैं, वही पूछ रहा है। तो बीजाणु तो नहीं कहते हैं, फल नहीं कहते हैं, कली नहीं कहते हैं, तो कहते क्या है, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, युग्मनज, जुटना, मतलब उसको कहते हैं युग्मनज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विसरण के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, उसने बोला है क्या सही नहीं है, ठीक है, यानी कि विसरण जो एक प्रक्रिया है उसके बारे में पूछा, इसमें से कौन सा सही नहीं है। उसने क्या बोला है, गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, ठीक है।
तो क्या कभी ऐसा होता है क्या? विषण मतलब होता है फैलना। तो आप देखिए, जैसे आपके घर में गैस होता है, ठीक है, उस गैस में आयतन की बात कर रहा है। अगर आपका सिलेंडर भरा हो, फिर आपका सिलेंडर थोड़ा कम भरा हो, ठीक है, यानी कि एक बार आपके सिलेंडर में 14 लीटर गैस हो, एक बार आपके सिलेंडर में 12 लीटर गैस हो, तो खोलते हैं तो आपको दोनों में कुछ अंतर पड़ता है? तो नहीं अंतर पड़ता होगा। इसका मतलब हुआ कि उसके आयतन में कोई असर नहीं पड़ता है उसके विषण में, और उसने यही पूछा है कि नहीं वाला, ठीक है। इसलिए इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी जो बात है इसमें ऑप्शन बी में, गैसों के विषण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है, बिल्कुल सही होता है। गैस तुरंत ऐसे फैलता है, ठोस और द्रव फैलता है, उससे गैस से धीरे फैलता है, ये सही बात है। उसने गलत बात पूछा है। विषण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यह भी बात सही है। विषण का जो कण है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, ठीक है, यह भी सही बात है। विषण केवल तभी संभव जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान हो, जब गति ही नहीं होगा उसमें विषण होगा कहां से, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, गैसों के विषण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। ये गलत बात है, उसने गलत ही पूछा है, ठीक है, समझ गया बात को। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपका, निर्वात, गैस, द्रव और ठोस। तो निर्वात में तो भाई साउंड चल ही नहीं सकता, उसमें कैपेसिटी ही नहीं है, तो गति की बात ही छोड़ दीजिए। उसके बाद गैस है, द्रव है, ठोस है। तो यहाँ होता क्या है, ठोस में सबसे अधिक होता, जितना माध्यम सघन होगा उसकी गति उतना ही अधिक होगी। तो द्रव, गैस और ठोस में सबसे अधिक सघन क्या है, ठोस है। इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया ठोस। कभी कभी इस सवाल को घुमा के पूछा जाता है, तो इसमें ऑप्शन दिया रहता है कि साउंड की गति सबसे अधिक किसमें है, इसका ऑप्शन इस्पात रहता है। तो इस्पात भी इस सवाल का आंसर हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप खुश रहें, अच्छी तरह से आप तैयारी करते रहे, और इस बार जरूर से जरूर आप अपना रिजल्ट लें, ठीक है। ओके, बाय।